जय हिंद साथियों, बीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज मैं करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें करंट अफेयर्स का क्या क्या अपडेट आपके 3 तारीख में रहे हम उनकी बात करेंगे। जैसे अभी हाल ही में एक न्यूज सबसे ज्यादा चर्चे में रहा और वो न्यूज है राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में कि किस शहर में अपने पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पहली भारत का ये पहला ऐसा होगा जो पूरी तरह से गर्ल्स सैनिक स्कूल होगा, मतलब केवल उसमें गर्ल्स ही जाएंगी एडमिशन लेने के लिए, जिसकी अभी कैपेसिटी 100 का वहां पर रखा गया है। और ये अभी उत्तर प्रदेश के किस शहर में ओपन हुआ है, तो इसका उद्घाटन जो करने गए हैं, ये गए हैं कौन, तो हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर है। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? श्री राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ये रक्षा मंत्री है, ये कहां अभी उद्घाटन किया गया, तो उत्तर प्रदेश का वृंदावन, जो कृष्ण की नगरी जो सबसे ज्यादा फेमस है, तो ये वृंदावन में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो आपने वृंदावन का नाम सुना ही है, जो बरसाना आपने देखा होगा, वहां के जो होली है, लठमार होली सबसे ज्यादा फेमस है। तो इसलिए आपके पास बहुत फेमस है, शहर का नाम है वृंदावन। तो वृंदावन में वहां पर क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। तो मैं आपको बात करता हूं हमारे यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है। अगर मैं डिफेंस मिनिस्टर की बात करूं, तो डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे यहाँ के हैं ये कौन है, तो आप इसको फटाफट नोट भी कर लीजिएगा। तो हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह जो है अभी हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं। और जब हम डिफेंस मिनिस्टर की बात करते हैं, तो आपको मैंने कल भी बोला था कि डीआरडीओ का आपने नाम सुना है। कल डीआरडीओ ने अपनी 66 नंबर का इस्टेब्लिशमेंट ईयर सेलिब्रेट किया है, 66वें नंबर का। और डीआरडीओ की स्थापना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 1 जनवरी 1958 को इसकी क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। तो ये आप जरूर आप लोग याद रखिएगा। और जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मंदिरों का शहर किसको बोला जाता है, तो सिटी ऑफ टेम्पल, इसको मंदिरों का शहर बोला जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल। तो सिटी ऑफ टेम्पल कौन जाना जाता है, तो वाराणसी को हम लोग सिटी ऑफ टेम्पल जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिटी ऑफ टेम्पल। हम किसे बोलते हैं? वाराणसी को सिटी ऑफ टेम्पल बोला जाता है। अयोध्या, अयोध्या किसके लिए फेमस है, तो अयोध्या फेमस है आपका राम जन्मभूमि के लिए। तो राम जन्मभूमि के लिए कौन फेमस है? अयोध्या। तो राम जन्मभूमि के लिए फेमस कौन है आपका? अयोध्या। तो ये आप याद रखिएगा। तो लखनऊ क्या है, तो उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है। तो उत्तर प्रदेश की क्या है? ये राजधानी है। और ये राजधानी किसकी है? उत्तर प्रदेश की। कौन? तो लखनऊ। तो लखनऊ राजधानी किसकी है? उत्तर प्रदेश की। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा डेटा हमने बोला है, तो इसमें अभी हाल ही में पहला जो सैनिक स्कूल बनाया जा रहा है, ये कहां बनाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। तो वृंदावन में वहां पर फुल्ली गर्ल्स आपका ओरिएंटेड, मतलब सैनिक स्कूल। तो मैं आपको बता दूं सैनिक स्कूल के बारे में कुछ डिटेल में। तो हमारे देश में जब हम सैनिक स्कूल की बात करते हैं, तो हमारे देश में पहली बार सैनिक स्कूल की जो शुरुआत की गई थी, वो कब से स्टार्ट किया गया था? आजादी से पहले। उस समय हमारे यहां होता था रॉयल इंडियन मिलिट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं RIMC, रॉयल इंडियन मिलिट्री और कॉलेज बोला जाता था, RIMC बोलते थे। और उस समय जो RIMC हुआ करता था, वो इसी से जुड़ा हुआ रहता था, RIMC। तो उस समय 1922 में RIMC जिसको हम पहले बोलते थे रॉयल इंडियन मिलिट्री, रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज बोला जाता था। और इसी को बाद में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? इसी का नाम बदलकर बाद में राष्ट्रीय कर दिया गया था, मतलब नेशनल। मतलब इसी को रॉयल शब्द हटाकर इसका नाम राष्ट्रीय रख दिया गया था। और जैसे राष्ट्रीय रखा गया, तो यहां सैनिक स्कूल की स्थापना, यानी सीधी सी बात है, 1962 में तो वी के मेनन बहुत फेमस पर्सनालिटी थे,
तो वीके मेनन जी का आपने नाम सुना होगा, ये बहुत फेमस पर्सनालिटी। तो इन्होंने 1961 में जो हमारे यहाँ की सैनिक स्कूल है इसके ऊपर पूरी तरह से इन्होंने फोकस किया। और वर्तमान में एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो एट प्रेजेंट में हमारे देश में टोटल 33 सैनिक स्कूल है। कितने सैनिक स्कूल हैं? तो टोटल हमारे यहाँ 33 सैनिक स्कूल हमारे यहाँ अभी वर्तमान में है। मतलब जो 33 वर्तमान हमारा सैनिक स्कूल है। और अभी 2023 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से 2023 में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि 100 प्लस यानी 100 सैनिक स्कूल जो है ओपन किए जाएंगे। तो सैनिक स्कूल जो है, तो सैनिक स्कूल कितने ओपन किए जाएंगे? 100। तो 100 सैनिक स्कूल ओपन किए जाएंगे 2000 कब आपका? तो 23 में प्रपोज किया गया। और ये किसके अंतर्गत आएगा? तो हमारे देश में 2020 में 2020 में एक पॉलिसी आई थी जिसका नाम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जिसका नाम क्या था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहलाती है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी। उसी के अंतर्गत बोला गया कि राज्यों के अलग अलग शहरों में सैनिक स्कूल को ओपन किया जाएगा, जिसे 33 से बढ़ाकर 100 प्लस करने का इनका मेन टारगेट है, लक्ष्य रखा गया। और इसके तहत पहली बार पी चिदम्बरम साहब 2008 में जब भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने 2008 में 25 नए सैनिक स्कूल ओपन करने के लिए बजट में सैंक्शन किया गया था। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा केवल सैनिक स्कूल के ऊपर खर्च किया जाना था। और ये हमारे लिए एक गौरवान्वित है कि हम सैनिक स्कूल के माध्यम से हम अपने भारतीय सेना को अलग अलग तीनों मोड में हम तैयार करते हैं। जिस तरह से अभी वर्तमान में अग्निवीर का आपने नाम सुना है, उसी तरह ये सबसे ज्यादा चर्चे में। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं और हम फिर बात करते हैं इनके बारे में, नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट भी आप लेते जाइएगा। अगला जो हमारे बीच में न्यूज है, और ये न्यूज किसके बारे में कि बताइए, हाल ही में बहुत शानदार न्यूज है। और ये न्यूज अभी चर्चे में इसलिए है क्योंकि अभी एक घटना घटी थी कि भारत सरकार जो योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना या प्रधानमंत्री कृषि ये जो किसान के लिए जो योजना चलाई गई, उसमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा गया। और लगभग 20% से डाउनफॉल देखा गया, जिसके कारण सरकार बहुत चिंतित थी। और उसी को देखते हुए इन्होंने बोला कि हम एक यात्रा लॉन्च करेंगे जिसका नाम रखा गया विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो आपसे बोला गया हाल ही में किस शहर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में 100% संतृप्ति हासिल की है? तो 100% संतृप्ति अभी किस शहर में हासिल किया गया है? तो ये कहां? उधमपुर। भाई साहब ये उधमपुर जगह है जहां पर पूरी तरह से इन्होंने 100% क्या हासिल किया गया है? तो विकसित भारत संकल्प यात्रा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हमारे देश में चल रहा है, ये एक्चुअल में किसके लिए काम करेगा? और इस यात्रा के अंतर्गत है कि आपके पास एक स्लोगन चल रहा, मोदी है तो मुमकिन है या मोदी है तो पॉसिबल है। तो ये सारे जो स्लोगन चल रहे थे, इनका मेन टारगेट है किसान यानी जो फार्मर हैं उनको फोकस करना। फार्मर को क्या करना? फोकस करना। और ये फार्मर को फोकस करना किसके अंतर्गत? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PMKSNY, ये योजना चलाई जा रही है, सम्मान निधि योजना, जिसके तहत सरकार 6,000 रुपए सालाना यानी वर्ष में प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए उनके अकाउंट में दिया जाता है। क्वार्टरली मतलब कि देखा जाए हर 4-4 महीने पर इनके पास 2-2 हजार रुपए क्रेडिट किए जाते हैं। और ये 2-2 हजार रुपए जो क्रेडिट किए जाते हैं, इसी के माध्यम पे फार्मर इसका उपयोग करते हैं। लेकिन देखा गया वर्तमान में जो किसानों की संख्या थी लगभग 10 करोड़ से ज्यादा थी।
और 10 करोड़ से अब घट के लगभग 8 करोड़ पे पहुंच गया है, जिसके कारण ये चिंता जताई जा रही थी कि आखिर क्या रीजन है जो किसान इससे जुड़ नहीं पा रहे। और जब किसान नहीं जुड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे ज्यादा इफेक्ट माना जा रहा था, और इसीलिए इन्होंने इसके लिए एक संकल्प यात्रा लॉन्च किया है, जिसका संतृप्ति योजना के नाम से इसे लॉन्च किया गया। तो 100% किसने अभी अचीव किया है, तो उधमपुर। तो याद रखिएगा ये किसके लिए है, तो ये आपको दिया गया, खास करके किसान की विकसित जो यात्रा है उसके लिए दिया गया। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और इसके तहत लगभग बोला जा रहा कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग अभी जुड़ चुके, चाहे वो हेल्थ कैंप हो, चाहे वो आपका किसान का हर गांव हर शहर में एक किसानों से जुड़ा हुआ योजना हो। जैसे एलपीजी आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में जब प्रधानमंत्री जी विजिट किए थे तो वहीं पर मांझी एक परिवार थे, उनसे मिले और वो 10 करोड़वें नंबर का जो है उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस का कनेक्शन मिला था। और वो कितने नंबर पे थे, तो वो लगभग देखा गया कि वो कितने नंबर पर उज्ज्वला, तो 10 करोड़वां नंबर। तो ये कहीं ना कहीं उनके नंबर पे जो मिला, तो इसीलिए ये विकास यात्रा चलाया जा रहा है। चलिए अब अगले की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा न्यूज है वो किसके बारे में है, तो हम इसकी भी बात देख लें। तो देखिए ये जो न्यूज आपके बीच में, ये भी बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन न्यूज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब पहला केंद्र शासित प्रदेश जो पीएम यानी विश्वकर्मा योजना जो लागू करने वाला बन गया है, ये कौन बन गया है, तो याद रखिएगा, तो ये जो बने हैं भाई साहब, ये हमारे यहाँ की 2019 में इसे केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला, और वो कौन है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, और इनको अभी ये दर्जा दिया गया है किसमें, ये अभी पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला ये फर्स्ट केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यानी यूनियन टेरिटरी राज्य हो गया। यूनियन टेरिटरी राज्य ये पहला हो गया, और वो कौन है भाई साहब, ये है जम्मू कश्मीर। ये भारत का पहला राज्य हो गया। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, और इसी के तरह हमने इसको पूरी तरह से दिया। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। जम्मू कश्मीर ये सबसे फेमस है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना है वो यहीं से शुरू किया गया था, और इसके तहत लगभग कितने फील्ड को जोड़ा गया था, तो 17 फील्ड को, 17 क्षेत्र को इसके अंतर्गत जोड़ा गया था, जिसके थ्रू अलग अलग जगह पर इनको रखा जाएगा, और साथ में क्या किया जाएगा, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद इनका 15 दिन का जो ट्रेनिंग चलेगा उनमें 500 रुपए पर डे इनको दिया जाएगा, और आफ्टर ट्रेनिंग जैसे ये ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो 15,000 का इनको टूल किट दिया जाता है। तो ये जो टूल किट दिया जाता है ये कहां पर, अभी जम्मू कश्मीर में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और मैं आपको बता दूं कि पीएम विश्वकर्मा योजना एक तरह से क्राफ्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं उसके लिए लाया गया था। और जैसे दर्जी हो गया, उसके बाद आपका कुम्हार हो गए, ये ऐसे लोग जो एक बोलते हैं स्कल्पचर, जो डिजाइन मतलब करते हैं हाथों के द्वारा, हस्तलिपि के द्वारा कुछ चीजों को जो बनाते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लाया गया था। अब ये जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो आपको ही पता है कि जम्मू कश्मीर के बारे में अगर देखा जाए तो हमारे यहां जम्मू कश्मीर का जो है कैपिटल वो क्या है, श्रीनगर है। तो जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो क्या है, श्रीनगर है। और श्रीनगर इसका समर कैपिटल होता है, मतलब आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि समर कैपिटल कौन सा है, तो समर कैपिटल आपको श्रीनगर को बोला जाता है, और जम्मू जो है आपका विंटर का कैपिटल है, मतलब ठंडे के दिनों का कैपिटल जो है ये आपका जम्मू होता है, और समर कैपिटल आपका श्रीनगर होता है। तो आपसे बहुत बार पूछा भी जाता है कि श्रीनगर समर कैपिटल और जम्मू जो हमारा है ये इसका
विंटर कैपिटल है। तो जम्मू कश्मीर की जब हम बात करें तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना। तो हमारे यहाँ इसको कब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? तो 2019 में। 2019 में इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, मतलब यूनियन टेरिटरी जो घोषित किया गया, ये कब घोषित किया गया? 2019 में। और अभी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी कौन है? तो नाम लिख लीजिएगा, मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा जी जो हैं ये अभी हमारे यहाँ की कौन है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इसे भारत का स्वर्ग बोला जाता है। और भारत का स्वर्ग हम किसको बोलते हैं? तो हम इनको बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे की ओर बढ़े। चलिए अब अगला आपसे पूछा गया कि बताइए कि 2023 में, ध्यान से सुनिएगा, 2023 में यूपीआई के माध्यम कुल कितने लेन देन किया गया? अब यूपीआई के माध्यम से अगर देखा जाए वर्तमान में, तो लेन देन का हम लोगों ने रिकॉर्ड स्तर क्रॉस कर दिया, यानी रिकॉर्ड टूट गया है। हमने इतने टारगेट अचीव कर लिए। तो 2023 जो हमारा वर्ष है, वर्ष 2023 में हमारा जो टारगेट अचीव हुआ है वो 18 लाख करोड़, कितने? 18 लाख करोड़ जो है ये इन्होंने टारगेट अचीव किया। 18 लाख करोड़। अब आप सोचिए कि 18 लाख करोड़ का केवल डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है, वो भी किसके माध्यम से हुआ है? यूपीआई के माध्यम से। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये भी पेपर में खूब पूछा जाता है अगर आप बैंक के एग्जाम देते हैं। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं। और ये जो आपके पास यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई, और इसने अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब अगर मैं बात करूं यूपीआई पहली बार फर्स्ट टाइम जो यहां पर स्टार्ट किया गया था, तो ये यूपीआई फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था 2016 में, 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। आपको पता होगा कि 2016 में आपको 8 नवंबर का तारीख आज भी लोगों को याद है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था। और ये डीमोनेटाइजेशन लोगों को आज भी जहन में याद है। यानी ये जो उस समय 2016 में सबसे ज्यादा फेमस अगर यूपीआई था तो वो आपका 2016 में इसको लाया गया था। तो यूपीआई जो काम करती है, किसके अंडर में काम करती है? तो अंडर जो वर्क होता है वो एनपीसीआई, एनपीसीआई के अंतर्गत हमारा यूपीआई का पूरा लेखा जोखा रहता है, जिसे बोला जाता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और एनपीसीआई जो हमारे देश का एक पेमेंट गेटवे यानी सेटलमेंट एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब होती है? 2008 में इसकी स्थापना होती है। और पूरी तरह से यूपीआई जो कंट्रोल किया जाता है वो इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो एनपीसीआई के माध्यम से पूरा ये कंट्रोल किया जाता है। तो बिल्कुल आप इसको नोट कर सकते थे। नेशनल पेमेंट जो कॉरपोरेशन होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो सबसे ज्यादा टॉप लेवल पर जो अभी देखा जाए तो वो कौन है? फोन पे। तो फोन पे जो है ये टॉप लेवल की यूपीआई है जो अभी सबसे ज्यादा चर्चे में। तो लिखिएगा इसमें कितना? 18 लाख करोड़, 18 लाख करोड़ जो है ये हमने 2023 में डिजिटल ट्रांजैक्शन हम लेके आए। और ये सारा रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है एनपीसीआई के द्वारा। तो एनपीसीआई का आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई में। और इसके अगर हेड के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है भाई साहब? दिलीप आसवे। तो दिलीप आसवे जो हैं ये कौन है? ये आपके यूपीआई के हेड, दिलीप आसवे यूपीआई के कौन है? हेड। क्लियर है? चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर हम बात करते हैं। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन का पूरा ग्राफ है।
और यूपीआई रेगुलेट जो होती है वो किसके द्वारा होती है भाई साहब? तो ये यूपीआई का रेगुलेशन पूरी तरह से, देखो यहां पर कौन कंट्रोल करेगा? एनपीसीआई। और एनपीसीआई किसके द्वारा होगा? आरबीआई के द्वारा। तो एनपीसीआई पूरी तरह से रेगुलेट होती है आरबीआई के द्वारा, और एनपीसीआई किसको रेगुलेट करती है? यूपीआई को। तो यानी सीधी सी बात है, ये कंट्रोल किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा, और एनपीसीआई जो कंट्रोल किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। और ये हमारा ग्राफ है जो मंथली हमने यहां पर अचीव किया। अगर जनवरी 2023 से अगस्त 2023 का डेटा है कि जो आपके बिलियन जो में ये जा रहा है, ये आपका ग्राफ इतना, और करोड़ों में जाइएगा तो पहले गिरा फिर उठा, उसके बाद ये कांस्टेंट आपका बढ़ता चला गया। तो ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आजकल यूपीआई के माध्यम से ही होता है। तो ये पूरा तरह से यूपीआई का 85%। अब आप सोचिए कि भारत का 85% जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है वो पूरी तरह से यूपीआई के माध्यम से होता है। और 2023-24 का ये डेटा है। अब आप अगर देखिएगा टोटल वैल्यू जो है 2 पॉइंट यानी कि 2 लाख, यानी सीधी सी बात है 2000 लाख बोल सकते करोड़, 2306 करोड़ जो है ये इसके द्वारा क्या हुआ? ट्रांजेक्ट किया गया। जिसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन का ये लाल फिगर दिख रहा है यूपीआई, ये अकेले यूपीआई है। उसके बाद देखिएगा कि डेबिट क्रेडिट कार्ड, उसके बाद सेकंड पर है। थर्ड पर जाइएगा तो थर्ड पर आपका आता कौन सा है? तो थर्ड पर है डेबिट कार्ड, और फिर ब्लैक वाला अदर ट्रांजैक्शन। अदर ट्रांजैक्शन होता है कैश होता है। अब आप सोचिए कि कैश में ट्रांजैक्शन करने वाले मात्र 0.44 है, 0.44। तभी तो बोलते हैं एक चाय वाले हो गया, एक ठेले वाले हो गया, वो सभी लोग अपना क्या रखते हैं? तो यूपीआई रहते हैं, और उसी के माध्यम से पेमेंट ट्रांजैक्शन किया जाता है। चलिए, अब आपसे पूछा गया कि फ्लिपकार्ट के को फाउंडर, अब फ्लिपकार्ट के को फाउंडर हैं बिन्नी बंसल। दो लोग थे, एक सचिन बंसल थे और एक बिन्नी बंसल थे। दोनों मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किए थे जिसका नाम था फ्लिपकार्ट। हालांकि ये फ्लिपकार्ट जो है एक तरह से देखा जाए तो अली बाबा का नाम सुना होगा आपने, वॉलमार्ट का नाम सुना होगा आपने। ये चाइना की बहुत बड़ी एजेंसी यानी कंपनी है जो एम कॉमर्स यानी कि उसको बोल सकते ई कॉमर्स कंपनी है। तो फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक जो बिन्नी बंसल हैं, उन्होंने उभरते कॉमर्स ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में मदद के लिए ई कॉमर्स जो है स्टार्टअप लॉन्च किया, और इस स्टार्टअप का नाम क्या रखा गया है? इंडोर, आउटडोर, ऑफडोर या एपडोर। तो इसका नाम रखा गया एपडोर। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका नाम रखा गया ऑफडोर जो है, ये इन्होंने इसका नाम रखा है। तो ये आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा, इसका जो नाम रखा गया ऑफडोर रखा गया। और ये ऑफडोर का काम क्या होता है? पूरी तरह से ई कॉमर्स का एक फ्लिपकार्ट का ये स्टार्टअप लॉन्च किया गया। यानी सीधी सी बात है, एक फ्लिपकार्ट का एक स्टार्टअप, और ये स्टार्टअप का नाम क्या है आपका? ऑफडोर नाम है इसका। क्या नाम है? ऑफडोर। और इसी के माध्यम से ये पूरा काम करता है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, और इसी पर ये पूरा काम चलता है। तो ऑफडोर जो है ये कॉमर्स स्टार्टअप है, और यही इसी के माध्यम से ये पूरा कार्य करता है ऑफडोर। अब मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट की जर्नी क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आप बताओ कि फ्लिपकार्ट की जर्नी क्या है, तो मैं आपको पूरी राम कहानी इसका बता देता हूं कि फ्लिपकार्ट की जो जर्नी है, यही बिन्नी बंसल है। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल थे। ये कौन है? बिन्नी बंसल है, बहुत ही यंग है। तो जो फ्लिपकार्ट है इसकी शुरुआत 2008 में होती है, और 2008 में भी एक तरह से ये स्टार्टअप ही रहता है। और हमारे देश में इसका जो हेड क्वार्टर रखा जाता है, इसका हेड क्वार्टर होता है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है इसका मुख्यालय होता है, और वहीं पर इसका क्या है? 2008 में ये आती है, बेंगलुरु इसका मुख्यालय है। उसके बाद ये फ्लिपकार्ट सबसे ज्यादा किसके लिए जानी जाती है? तो ई कॉमर्स के लिए सबसे ज्यादा जाती है। मतलब ऑनलाइन अगर आपको शॉपिंग करना हो तो फ्लिपकार्ट इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद क्या हुआ कि 2013-14 में यानी 16 के आसपास आके इसने वॉलमार्ट के साथ
वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है? तो यूएसए की कंपनी। तो अपना स्टेक जो शेयर है उसने किसको बेच दिया? तो फ्लिपकार्ट का शेयर जो परचेज किया गया, वो परचेज किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया वॉलमार्ट के द्वारा परचेज किया गया, जो यूएसए में। तो हालांकि देखा जाए तो हमारे यहाँ 100% एफडीआई दिया जाता है मल्टी ब्रांड में, यानी सिंगल ब्रांड में भी 100% अब कर दिया गया है। हालांकि देखा जाए तो मल्टी ब्रांड जो होता है उसमें जो है 100% इन्होंने एफडीआई कर दिया, और मल्टी ब्रांड जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसमें 100% का एफडीआई इन्होंने दिया है। तो इसलिए आपको यहां पर याद रखना कि इन्होंने एपडोर लॉन्च किया गया है। ये एक तरह से स्टार्टअप है जिसके माध्यम से आपको जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं ये खुद जाएगी और आपको वहां पर सेवा देके आएगी, और इसलिए एपडोर सबसे ज्यादा चर्चे में भी है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया कि बताइए विश्व अंतर्मुखी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व अंतर्मुखी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं ये होता क्या है। एक तरह से ये ऐसे लोगों के लिए मनाया जाता है जो पर्सन शाय होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शर्मिले। तो जो शर्मिले टाइप के लोग होते हैं वो खुलकर कोई भी बात नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम ही रखा गया विश्व अंतर्मुखी दिवस। और ये जो हर साल मनाया जाता, मैं आपको बता दूं 2 जनवरी को। तो 2 जनवरी को मनाया जाता विश्व अंतर्मुखी दिवस बोलते हैं, या इंट्रोवर्ट बोलते हैं ना। कभी कभी कुछ आपको बोल भी जाता है कि तुम बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो। तो एक्सट्रोवर्ट होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है। तो इंट्रोवर्ट का मतलब जो चीजें हम दिल में छुपा के रख लेते हैं। तो ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार सबसे ज्यादा होते हैं। तो इन लोगों को रोकने के लिए इन्होंने अंतर्मुखी दिवस दिया है, ताकि लोगों को जागरूक कर सके, जो आपके दिल में है आप उसको बाहर निकाल सको। ये इसका पहला लक्ष्य, और इसी के बेस पर यह पूरा कार्य करता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको बताया था, और उस इंपॉर्टेंट डेज में मैंने एक एक चीज आपको बोला था कि आप कैसे कैसे इसको लेके चल सकते हो। तो देखो, सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट डेज में आपको बोला कि 1 जनवरी को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? तो 1 जनवरी को हम मनाते हैं ग्लोबल फैमिली डे। और ग्लोबल फैमिली डे हम मनाते हैं 1 जनवरी को, ये आपको याद रखना, ये भी बहुत फेमस है। 1 जनवरी को हम लोग ग्लोबल फैमिली डे मनाते हैं। उसके बाद मैंने बोला था कि ये जो आपके बीच में आते हैं तो कहीं ना कहीं ग्लोबल डे, ये सारी चीजें हम मनाते हैं 1 जनवरी को। कॉपीराइट डे आपको मैंने बोला था कि कॉपीराइट डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और यूएसए में 1797 में 87 में उसको दिया गया था कॉपीराइट डे। उसके बाद मैंने बोला था कि 9 जनवरी जो सबसे ज्यादा फेमस होता है, और ये होता प्रवासी भारतीय दिवस, या इसी को हम लोग बोलते हैं एनआरआई डे। और प्रवासी भारतीय दिवस जो हम लोग मनाते हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये मनाया जाता है आपको तो 9 जनवरी को। और ये 9 जनवरी को किसके नाम से? तो महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को 1915 को साउथ अफ्रीका से रिटर्न होके आए थे। कौन? तो महात्मा गांधी थे। ये आप याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी जो है रिटर्न होके आए थे 1915 में, और उन्हीं के नाम से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी। उसके बाद 10 जनवरी को हमने बोला था वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। तो 10 जनवरी को हमारा होता है हिंदी दिवस। हिंदी डे जो हम लोग मनाते हैं वो 10 जनवरी को। फिर हमने बोला था 12 जनवरी जो हम लोग मनाते हैं वो हमारा होता है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे मनाते हैं। उसी तरह हम लोग 15 जनवरी को जो मनाते हैं, तो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंडियन आर्मी डे जो मनाते हैं हम 15 जनवरी को मनाते हैं। फिर उसके बाद हमने बोला 23 जनवरी जो होता है वो पराक्रम दिवस होता है, पराक्रम दिवस होता है। ये मनाया जाता है किसके नाम से? सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से। उसके बाद मैंने बोला था 24 जनवरी, बहुत फेमस क्वेश्चन है, और ये 24 जनवरी नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। तो नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? आपको 24 को। और 25 को आपको मैंने बोला था
ये वोटर्स डे मनाते हैं, वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया ताकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्लियर है सबको? तो जो जो चीजें आपको बोला गया बस आप उसको नोट करते जाइए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपसे बोला गया कि बताइए ब्रिटिश डेब्यू, और ये अभी क्या है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 5 किलोमीटर रनिंग करके, और 5 किलोमीटर का जो इनका रनिंग था भाई साहब वो 14 मिनट में इन्होंने किया था। तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ब्रिट्रेस चेबेट, ये बार्सिलोना में महिलाओं के विश्व 5 किलोमीटर के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये किस देश की है? और ऐसे चमत्कारी जो लोग होते हैं, या तो ये कहां के रहेंगे, आपने नाम सुना होगा जमाइका, केन्या। तो जो निग्रो होते हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनकी स्टेमिना बहुत मजबूत होती है। तो ये कहां के हैं? तो ये केन्या के हैं। तो केन्या के जो है ये है लेडी, और इन्होंने अभी जीता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये भी इनका नाम याद रख लीजिएगा। तो 14 मिनट मतलब 21 सेकेंड में, 14 मिनट 21 सेकेंड, बल्कि 19 सेकेंड ही था, 14 मिनट 19 सेकेंड, और इन्होंने पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सबसे कम समय में 5 किलोमीटर का इन्होंने जीता है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां बनाया है? बार्सिलोना, ठीक, यहां पर। और ये कहां की है? केन्या की है, याद रखिएगा, ठीक। और केन्या की राजधानी कहां है? नैरोबी। केन्या की राजधानी कहां है? नैरोबी। तो नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है। तो यूएनईपी का मुख्यालय कहां है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यानी सीधी सी बात है कि पर्यावरण कार्यक्रम जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? तो नैरोबी में। तो ये आपको याद रखना, नैरोबी में ही इसका ये मुख्यालय है। कहां पर है? नैरोबी में। यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है? तो नैरोबी में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना, तो नोट कर लीजिएगा अच्छे से, फिर हम बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ये सबसे फेमस अगला क्वेश्चन है, यही है केन्या की, जिनका नाम अभी चेबेट है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद अभी हाल ही में किया का आपने नाम सुना होगा, आपसे बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है कि किया कहाँ की कंपनी है। तो किया जो है अभी एक न्यूज में है, क्यों है तो मैं आपको बता दूं। तो किया इंडिया ने अभी तत्काल प्रभाव से गोंगली यानी ग्वांगुली को नया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी बनाया है। तो उसे किस देश में नियुक्त किया गया? देखो ऐसे भी देखा जाता है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने अलग अलग रूप से कहां पर होते हैं, अलग अलग देश में ये अपना रखते हैं। और ये साउथ कोरिया की कंपनी है और जिसका नाम है किया। तो साउथ कोरियन कंपनी है जिसका नाम है किया, और किया साउथ कोरिया की कंपनी, और इनको जो बनाया गया ये है गोंगलू। और अभी बहुत फेमस कार है, कार देखा जाए, हालांकि टेक्नोलॉजी में बहुत शानदार है, क्योंकि साउथ कोरिया की एक कंपनी है जिसका नाम है सैमसंग, आपने नाम सुना होगा। सैमसंग भी कहां की कंपनी है? तो ये साउथ कोरिया की ही कंपनी है सैमसंग, जो सबसे ज्यादा फेमस है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपसे बोला गया एक लोकप्रिय रानी मेगरात, ये आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत फेमस है। लोकप्रिय रानी मार्गरेट। तो लोकप्रिय रानी मार्गरेट 52 साल के उम्र में, अब आप सोचिए कि 52 साल के उम्र तक सिंहासन पर रहने के बाद ये अपना पद छोड़ेंगी। तो भाई साहब ये रानी की प्रथा आपने देखा होगा इंग्लैंड हो गया, यानी यूरोपियन यूनियन जो कंट्री होते हैं वहां पर ऐसी चीजें सबसे ज्यादा देखी जाती है। जैसे फिनलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, उसके बाद आपने देखा होगा डेनमार्क हो गया, उसके बाद ये फ्रांस हो गया। ये सारे यूरोपियन यूनियन कंट्री हैं। और ईयू की जो देश होते हैं वहां पर रानी जो 52 साल से सिंहासन पर बैठी थे, इन्होंने अपने पद छोड़ने को लेकर इन्होंने डिसीजन दे दिया। तो मैं आपको बता दूं ये कहां की है? तो डेनमार्क की है। कहां की रहने वाली है? डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और जितने भी रिपोर्ट हमारे यहां सूचकांक का आता है उसमें टॉप 3 या टॉप 4 में डेनमार्क हमेशा रहता है। चाहे आप ग्लोबल
हंगर इंडेक्स देख लो, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लो, मानव विकास सूचकांक देख लो, या भूखमरी सूचकांक में देखना हो, या करप्शन इंडेक्स में देखना हो, तो जो लिस्ट करप्टेड देशों में सूची में शामिल होते हैं, तो टॉप 5 में यही सब देश होते हैं। या तो फिनलैंड रहेगा, या आपको डेनमार्क रहेगा, यही सब देश आपको हमेशा टॉप 3 में आपको दिखते हैं। तो ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने कराया बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा, और इसी के बेस पर हमने इसको रिपोर्ट कर दिया। क्लियर है सबको? देखो, जो जो चीजें हमने बताया है, इन चीजों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, और इसीलिए सारा डेटा एक एक करके मैंने आपको यहां पर अपडेट करा दिया। तो बिल्कुल आप इसको नोट करिए। और जो ये मैं आपको बता रहा हूं कि करेंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है जिसे हम पर डे, उसको जितना हो सके जितना हम पढ़ें उतना कम है। आप कितना उसे पढ़ सकते हो, कैसे वो रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये सारी चीजों पर डेटा जो है इसके ऊपर निर्भर करती है। तो बिल्कुल आप इसके अकॉर्डिंग आप इसको देखिए, और ये जो हमने यहां पर बताया है तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। तो बीएससी एकेडमी आपको डेली इस टाइप की जो डेटा है ऑलवेज आपको प्रोवाइड करती है, तो हमेशा आप याद रखिएगा। क्लियर है सबको? तो ये सारी चीजें मैंने डेट बता दिया, ये एक एक करके जो हमने बताया है इसको आप जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय।